दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर काले मेघा पानी दे। इस पाठ की शुरुआत में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 10 से 18 साल तक के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटिया या जांघा पहने रहते थे। लोग इस मंडली को दो अलग अलग नामों से पुकारते थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। जो लोग इनके नंग स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, इनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे तो वो इन्हें मेंढक मंडली कहते थे। और जो लोग यह मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी तो वो इस मंडली को इंद्रसेना कहते थे। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है और पानी की कमी हर जगह होने लगती है और आसमान से दूर दूर तक कई बादल दिखाई नहीं देते, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर जय जयकार लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे और वो एक गाना गाने लगते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में घुमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। यह मंडली पानी दे मैया इंद्रसेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती तो उस घर के लोग बाल्टी भरकर पानी उस मंडली के ऊपर फेंक देते थे। जब जेठ का महीना बीत जाए और आषाढ़ भी आधा गुजर जाता मगर फिर भी बारिश नहीं होती, तब गांव व शहरों में सूखे के हाल हो जाते हैं। मिट्टी इतनी सूखी हो जाती है कि जमीन भी फटने लगती है। इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते मगर फिर भी आसमान में बादलों का कहीं कोई निशान तक दिखाई नहीं देता और विज्ञान भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। तब ऐसी मुश्किल हालातों में लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित लोक विश्वास जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाने लगते थे। जब यह सब कुछ करने के बाद भी केवल हारी नसीब होती तो फिर अंत में इंद्रसेना को बुलाया जाता था। इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती हुई गीत गाती हुई पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ करना ठीक लगता था, परंतु एक बात लेखक को समझ नहीं आती थी कि चारों ओर पानी की इतनी अधिक कमी है कि जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो फिर भी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उसे क्यों बर्बाद करते हैं। लेखक को ये सब सारा अंधविश्वास लगता था और उनको लगता था कि इस तरह के अंधविश्वास से देश को ना जाने कितना नुकसान पहुंच रहा है। लेखक के अनुसार यह इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यह इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है तो क्या वो पहले ही अपने लिए पानी नहीं मांग लेते। लेखक मानते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम हो गए। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भी उस समय लगभग इंद्रसेना में शामिल होने वाले बच्चों की ही उम्र के थे। वे बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार से प्रभावित थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उप मंत्री भी थे जिनका कार्य समाज में सुधार करना व अंधविश्वास को दूर करना था। हालांकि लेखक बताते हैं कि हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर वे अंधविश्वासों के तर्क को ढूंढते रहते थे। फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी ऐसे कई रीति रिवाज को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था। लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से मिला है। वो रिश्ते में लेखक के कुछ भी नहीं लगती थी और वो उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को मानती थी और हर पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में उनको बुलाती थी और सारा काम लेखक के हाथों से ही करवाती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिल सके और लेखक उनकी हर बात मानते थे। परंतु इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भरकर पानी लेकर आई जिसे उठाने में उन्हें बहुत दिक्कत भी आ रही थी, परंतु फिर भी लेखक ने उनकी मदद नहीं की और जीजी ने खुद ही इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंक दिया जिसे देखकर लेखक नाराज हो गए। लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि यह पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि यह तो पानी का अर्क है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं ताकि वे प्रसन्न होकर हम पर पानी की बरसात करें। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज इंसान पाना चाहता है यदि पहले उस चीज को देगा नहीं तो उसे पाएगा कैसे। इसके लिए जीजी ऋषि मुनियों के दान को सबसे ऊंचा स्थान दिए जाने को प्रमाण स्वरूप बताती है। इस पर लेखक कहते हैं कि
ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी? जब आदमी पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है तब पानी को इस तरह बहाना सही है क्या? इस पर जीजी थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है और उनमें से तुमने कुछ दान कर दिए तो वो दान नहीं है। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम है और उसे उसकी जरूरत भी है, फिर भी वह उस वस्तु का दान कर रहा है तो उसको उस दान का फल मिलता है। लेखक उनकी बात को काटते हुए कहता है कि यह सब अंधविश्वास है और वो इन बातों को नहीं मानता। जीजी ने फिर से लेखक को समझाते हुए कहा कि तू पढ़ा लिखा है मगर वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह इस बात को अपने अनुभव से जानती है कि जब किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में कारिया बनाकर फेंक देता है और वह इस तरह गेहूं की बुआई करता है। जब हम यह पानी गलियों में बोएंगे तब तो शहर, कस्बों और गाँव में पानी वाले बादल की फसल आएगी। जीजी ने फिर से लेखक को समझाते हुए कहती है कि सब ऋषि मुनि कह गए, पहले खुद दो तब तुम्हें देवता 4 8 गुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यह सही नहीं है, सच तो यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा। और यही बात गांधी जी भी कहते थे। लेखक और जीजी की इन बातों को आज 50 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाए हुए प्रश्न उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए करते क्या है, क्योंकि हमारी मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं कोई नाम ही नहीं है। अपना स्वार्थ साधना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम खूब मजे लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? लेखक अपने संस्करण में के अंत में कहते हैं कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बेल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारी समाज व्यवस्था पर एक व्यंग है, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाएं बनती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को कभी नहीं मिलता जो इसके हकदार है। हर समय विकास की बात तो बहुत की जाती है, मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बेल प्यासे रह जाते हैं और गगरी फूट जाती है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको कौन से चैप्टर का कौन सा वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, तो आप उसे कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।